सभी को नमस्कार। हम सब एक बहुत ही अभूतपूर्व इस प्रकार के परिस्थिति से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण, जिसको आजकल बहुत सारे लोग चाइनीज़ वायरस करके भी बोल रहे हैं, उसकी ये जो जागतिक महामारी है, उस जागतिक महामारी के वैश्विक महामारी के चपेट में आज पूरी दुनिया है। और इस पूरे महामारी के दौरान पूरी दुनिया इस लॉकडाउन में बंधी हुई है। केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकारों की ओर से बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं और समाज की भी बहुत बड़ी साथ उसको मिल रही है। भारत की ये विशेषता इस प्रकार की रही है कि अन्य देशों में जिस प्रकार से कुछ जगह पर वगैरह की स्थिति आ गई है, ऐसी स्थिति भारत में नहीं है। कुछ छुटपुट घटनाएं घटी है, मगर कुल मिलाकर अपने देश के लोगों ने इस विषय को बहुत ही गंभीरता से और सकारात्मक रूप से लेते हुए और सरकार की ओर से जो कुछ भी दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, तो उसको पालन करते हुए उसको टालने की कोशिश, उसको नियंत्रित करने की कोशिश ये सब लोग मिलकर कर रहे हैं। पूरे दुनिया में लॉकडाउन के कारण सब प्रकार की जो एक स्थिति बनी है, उसमें सब प्रकार के व्यवसाय, सब प्रकार के काम एक तरह से पूरी ठप हो चुके हैं। मगर ऐसे इसमें हम देखते हैं कि कृषि का कोई काम ठप नहीं है, कृषि का काम बंद नहीं है। चाहे वो फिर कटाई का काम हो या लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करने के दृष्टि से विपणन की बात हो, इन सब दृष्टि से कृषि कार्य यह चल रहा है, क्योंकि यह जीवनावश्यक वस्तु में ही आता है। बाकी सब व्यवसायों के दृष्टि से तो इस प्रकार की स्थिति निर्माण हो गई कि जिसमें इन सब बातों को लेकर हमको अपने व्यवसायों को बंद करना पड़ा। किंतु खेती एक ऐसा व्यवसाय है कि जो लॉकडाउन के दौरान भी चल रहा है, क्योंकि हम सब लोगों की जो आवश्यकता रहती है वो तो 2 समय की खाना खाने की रहती है, चाहे अमीर हो गरीब हो। तो इस दृष्टि से खेती यह एक महत्वपूर्ण विषय है और वह चल भी रहा है। आज के इस लाइव चर्चा में, संवाद में, जो विद्यार्थी परिषद का एग्रीविजन के कार्यकर्ता है, इन लोगों ने ये बहुत ही अच्छे प्रकार का प्रयास किया है। लगभग 23-24 प्रकार के इस प्रकार के व्याख्यानों की योजना उन्होंने की है और इस पे अलग अलग विषयों पर सबके सामने विषय रखने की बात भी की है। इसमें अभी आज का जो विषय आप सबके सामने रखा है वो है कि कृषि के संबंध में भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर किस प्रकार का विचार करना चाहिए। भारतीय दृष्टिकोण यह एक सर्वसमावेशक इस प्रकार का दृष्टिकोण है
वह केवल अपने तक विचार करने वाला नहीं है, वह पूरे जीव सृष्टि का विचार करने वाला विचार है। भारतीय मूल्यों में कभी शोषण की बात नहीं होती है, दोहन की बात होती है। भारत में वसुधैव कुटुंबकम का विचार आया है। भारत में जीवो जीवस्य जीवनम का विचार हमको मिलता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमको जीवन के हर पहलू का विचार करने की आवश्यकता है, और भारतीय कृषि भी उसी में आती है। कृषि कोई अलग नहीं है, कृषि यह जीवन का एक अविभाज्य इस प्रकार का पहलू है। किंतु आज पूरे दुनिया में जो खेती के तरफ देखने की जो एक दृष्टि विकसित हुई है, उसको भी ध्यान में रखकर हमको विचार करना पड़ेगा। अभी पूरे दुनिया में, और उसका प्रभाव अपने भारत में भी है, कि खेती यह एक केवल हमारी आवश्यकता पूरी करने वाला साधन मात्र इस रूप में उसको देखा जाता है। और वह भी सावधान इस प्रकार से कि वह एक यांत्रिकीकरण की तरह से खेती को तरफ देखा जाता है, जिसमें फिर मोनोक्रॉपिंग की बात आती है, बहुत बड़े प्रमाण में मशीनीकरण की बात आती है, जमीन का अधिक से अधिक हम कैसे उपयोग कर सकते हैं उस दृष्टि से उसकी बात आती है, अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए फिर अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग करना, क्योंकि ध्येय केवल एक ही रहता है कि अधिक से अधिक उत्पादन कैसे लिया जा सकता है, और वो अधिक उत्पादन लेकर हम दुनिया में जो उद्योग चलते हैं उन उद्योगों के लिए इसका कच्चा माल के रूप में कैसा उपयोग हो सकता है। इंडस्ट्री के रूप में ही इसको भी देखा जाता है। और स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से जब देखते हैं तो उसमें से अनेक प्रकार के प्रश्न भी निर्माण होते हैं। फिर वो पर्यावरण के प्रश्न हैं, फिर वो सामाजिक जो एक दूरियां बढ़ने की विषय है, वैश्विक तान तनाव की बात होगी, या किसानों से प्रत्यक्ष जुड़े हुए प्रश्नों की बात होगी। पर्यावरण को लेकर बहुत सारे गंभीर प्रश्न इस प्रकार का जो विचार चल रहा है उसके कारण निर्माण हो रहा है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग से लेकर सभी प्रकार के विषय आते हैं। मजे की बात ऐसी है कि इस लॉकडाउन के दौरान ही हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि मनुष्यों का जितना हस्तक्षेप कम होते जाता है उतना प्रकृति जो है अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो रही है। इसके अनेक उदाहरण सब जगह देखने को मिल रहे हैं। बहुत जगह पर नदियों का पानी साफ हो गया, नदियों का पानी पीने लायक बन गया, जंगल के जो वन्य पशु हैं वो शहरों में आकर और विचरण करने लगे। ऐसे अनेक प्रकार के अनुभव हम सब लोगों को आ रहे हैं, हम उसको देख भी रहे हैं। यानी इस मनुष्य का हस्तक्षेप जितना कम हो जाएगा उतना पर्यावरण ये ठीक होते जाएगा। ये हम सब लोगों को अनुभव में आ रहा है। अभी बीच में आया था कि जालंधर से धौलाधार की चोटियाँ दिखाई दी थी, हम सब लोगों ने उसका चित्र देखा है। तो ऐसे अनेक जगह पर अनुभव आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार की खेती की
पद्धति अपनाते हुए जिस दृष्टिकोण के साथ में हम चले, उसका इस प्रकार से यह परिणाम निकला कि आज की खेती के समस्याओं में उत्पादन बढ़ गया। ये बिल्कुल सही बात है, मगर उत्पादन के साथ में समस्याओं में बढ़ोतरी हुई, न केवल किसानों की बल्कि पूरे समाज की हुई। तो ऐसे संदर्भ में हम लोगों को क्या विचार करना चाहिए? कृषि अत्यावश्यक है। बढ़ती हुई जनसंख्या की दृष्टि से भी सभी, केवल भारत की जनसंख्या का विचार नहीं कह रहा हूं मैं, बल्कि पूरे दुनिया के, पूरे विश्व के जनसंख्या को भी और पर्याप्त इस प्रकार का भोजन मिले, इस प्रकार का भी विचार हमको करना चाहिए। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि हमारी जो ये वसुंधरा है, हमारी जो पृथ्वी है, ये सबकी आवश्यकता तो पूरी कर सकती है, मगर किसी की जो ग्रीड है, ये ग्रीड को नहीं पूरी कर सकती, हाव को पूरी नहीं कर सकती, लालच को पूरी नहीं कर सकती है। मगर सबकी आवश्यकता निश्चित रूप से इस धरती माता के माध्यम से पूरी हो सकती है। और इसी विचार को हम ये कह सकते हैं कि ये भारतीय विकास की अवधारणा है। ये विकास की भारतीय अवधारणा को हमको लेकर खेती का भी विचार करना पड़ेगा। भारत में खेती कोई नई चीज नहीं है। हजारों साल से इस देश में खेती होती आ रही है। अनेक प्रकार के संदर्भ मिल जाते हैं, अनेक प्रकार के ग्रंथ हमारे देश में उपलब्ध हैं, और इन सब बातों में कृषि का महत्व ये बहुत ही बड़े गहराई से, गंभीरता के साथ में हम सबके सामने रखा हुआ है। जैसे पुरुष सूक्त में आता है, अक्षौर्मा दिव्या करके जो ऋचा आती है, उस ऋचा में हम सब लोगों को यह बताया गया है कि इस दुनिया में अगर आपको एक सम्मान पूर्वक जीना है, इस दुनिया में जो भी संसाधन है उसका ठीक तरह से उपयोग करते हुए जीना है, एक सम्मान के साथ में जीना है, तो उसके लिए बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। न कोई चौर्य कर्म करने की आवश्यकता है, न कोई अपराध करने की आवश्यकता है, न कोई जुआ खेलने की आवश्यकता है। आपको केवल खेती ही करनी चाहिए। कृषिमित कृषस्व। अगर आप कृषि ही करेंगे, खेती ही करेंगे, तो खेती के माध्यम से ही आपका स्वयं का भी विकास होगा, समाज का भी विकास होगा। एक स्वस्थ संपन्न समाज के रूप में आप अपना जीवन यापन बड़े सुखपूर्वक कर सकेंगे। इस प्रकार का संदेश हमको वेदों से भी इसके माध्यम से मिला हुआ है। यह जो धारणा है, यह जो विचार है, इसका ही आधार लेकर हमको अपने कृषि के विकास के दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। भारत में कृषि का विषय बहुत प्राचीन काल से चलते हुए आ रहा है। कृषि में जो कुछ भी संकल्पनाएं, जो कृषि में जो कुछ भी विषय आए हैं, वो हमारे दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा, तो भारत में यह धारणा रही कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। हम सब जीव सृष्टि को एक मानते हैं, कोई अलग नहीं। उसी प्रकार से जीवो जीवस्य जीवनम, यह जो चक्र की बात है, जिसको आज भी विज्ञान ने पूरी तरह से स्थापित कर दिया है, ऐसा जो चक्र है कि यह इस पृथ्वी पर जितने भी चर अचर इस प्रकार के वस्तुएं हैं, ये सब एक दूसरे के सहारे अपना जीवन क्रम पूरा करते हैं। एक का कर्तव्य, यह दूसरे का अधिकार, यह जो अपने यहाँ है, उसी प्रकार का जीवो जीवस्य जीवनम में है।
और इसी बात को आधार मानकर हमारे यहाँ कृषि का भी विचार किया गया, यह हमको देखने को मिलता है। कुछ बड़ी जिसको विशेषता कह सकते हैं ऐसी है। आजकल हम खेती में देखते हैं कि खरपतवार ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय है, और किसानों के दृष्टि से देखते हैं तो खरपतवार ये बहुत बड़ा सरदर्द भी है। खरपतवार को कैसे नष्ट किया जाए, और आज के दिन में जो मजदूरों की कमी और बाकी सब बातें हुई हैं, ऐसे में यह खरपतवार उनके लिए बड़ा समस्या है, सरदर्द है। परंतु अगर हम हमारा पूरा के पूरा कृषि का साहित्य निकाल कर देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो हमारे यहाँ कहीं भी खरपतवार यह विषय ही नहीं है, वीड यह संकल्पना ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार की मान्यता है कि हर एक वनस्पति जो आती है, उस वनस्पति का कोई न कोई प्रकार का अपना स्वयं का उसका उपयोग है। हाँ, भले ही हम उससे जानकार नहीं होंगे, वो भले ही मनुष्य के लिए उपयोग में नहीं हो सकती है, मगर प्राणियों के लिए हो सकती है, जानवरों के लिए हो सकती है, दवाई के रूप में काम आ सकती है। कोई भी वनस्पति यह अनुपयोगी नहीं है। नास्ति मूलम औषधम। तो इस प्रकार की जो बात है कि हर एक कोई चीज का उपयोग होता है, ऐसी मूल है, ऐसे वनस्पति है कि जिसका उपयोग कर सकते हैं, वो वीड नहीं है, वो खरपतवार नहीं है। ये जो संकल्पना है, ये संकल्पना हमारे जीवो जीवस्य जीवनम का आधार है। उसी प्रकार से अपनी खेती के दृष्टि से एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय आता है कि कीटों का नियंत्रण करना, चाहे वो रोग हो, कीट हो, इनका नियंत्रण करना एक बहुत बड़ी बात किसानों के लिए है, और उसके ऊपर काफ़ी जोर भी दिया जाता है प्लांट प्रोटेक्शन करके। और आजकल जो प्लांट प्रोटेक्शन की बात चल रही है, उस प्लांट प्रोटेक्शन के बाद में उनको पूरी तरह से नष्ट कर देना, यह बात आती है। और उस प्रकार के फिर रसायनों का उपयोग करना, और यहाँ तक कि हम सब लोग जानते ही हैं कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पौधों का निर्माण करना कि जिसमें अगर इस प्रकार का कोई कीट जाकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर जाएगा तो वही खत्म हो जाएगा, ये खाने की कोशिश करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। यानी मनुष्य की सोच इस प्रकार की बनती गई कि जो कुछ है वो मेरे लिए ही है, मगर ये पृथ्वी इस प्रकार से नहीं है। ये सब लोगों की चिंता करती है, सब लोगों को जितना आवश्यक है उतना निश्चित रूप से प्रदान करने की बात करती है। हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं उस उदाहरण को। जब चीन में साम्यवाद का काल शुरू हो गया तो वहाँ एक बड़ी मुहिम चलाई गई, एक अभियान चलाया गया। उस अभियान में जो चिड़िया है, उस चिड़िया, एक चिड़िया कितने दाने खाती है पूरे साल भर में, इसका हिसाब लगाकर इस प्रकार की बात की गई कि ये चिड़िया जो है हमारे यहाँ का अनाज नष्ट करती है तो उनको मार दो। और बहुत भयंकर इस प्रकार का वह काम हुआ। उसमें चीन की सभी प्रकार की जो चिड़िया थी उसको समाप्त कर दिया गया। परिणाम ये हुआ कि उसके कारण बाकी जो कीट बढ़े तो उसके कारण अकाल जैसी स्थिति निर्माण हो गई। उसमें से बाहर निकलने के लिए चीन को बहुत प्रयास करना पड़ा। केवल जब हम एक प्रकार का ही विचार करते हैं तो इस प्रकार की स्थिति आती जाती है। तो इस दृष्टि से हम सब लोगों को इन बातों को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। हमारे यहाँ खेती का जो विचार हुआ, ये खेती का विचार हमने भूमि को कभी केवल एक वस्तु नहीं माना,
हमने उसको सजीव इकाई ही माना। और आज भी हम देखते हैं कि आज जो विज्ञान ने वो सामने लाया वो सही है कि जिस जमीन में ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, उसको उर्वरक क्षमता ज़्यादा रहती है। तो ये जो बातें हैं, इन बातों को लेकर हमको हमारी खेती के विकास का विचार करने की आवश्यकता रहेगी। ये बात निश्चित है और ये संदेश हमको अपने पूर्वजों ने भी दिया है कि अन्नम बहुकुर्वित, क्योंकि इस विश्व में कोई भी भूखा सोए ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो इस दृष्टि से सबको मिलेगा इतना पर्याप्त अनाज का निर्माण करना, इतना अन्न तैयार करना, ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। मगर यह करते समय हम प्रकृति का ध्यान रखें, हम जीव जंतुओं का ध्यान रखें और उनको ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, अपने यहाँ का जो जलवायु है, जिस प्रकार का हमारे यहाँ एग्रोक्लाइमेटिक जोन की स्थिति है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी कृषि का किस प्रकार का विकास करना है यह सोचना चाहिए, उसका आधार ये होना चाहिए। अब जब इस प्रकार का आधार लेकर हम अपने कृषि के विकास के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से कृषि का भी विकास होगा, पर्यावरण की भी रक्षा होगी और अन्नम बहुकुर्वित जैसी स्थिति भी हम निर्माण कर सकते हैं। हमारे यहाँ की जो स्थिति है आज भी हमारे देश में, अगर हम बारिश की दृष्टि से विचार करते हैं, सिंचाई की दृष्टि से विचार करते हैं, तो जितने भी बांध बने हुए हैं इन सब का विचार करते हुए 40% से कोई ज़्यादा सिंचाई का क्षेत्र हमारे यहाँ नहीं है। 60% से भी अधिक क्षेत्र यह बारिश पर ही निर्भर रहता है। और यह परिस्थिति बहुत पुरानी हमारे देश में रही है। तो इसको ध्यान में लेते हुए ही हमारे यहाँ कृषि की पद्धति विकसित की गई है। हमारे देश में पहले कभी भी मोनोक्रॉपिंग इस प्रकार की स्थिति नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ मिक्स क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग या बहुविध फसलों की खेती यही चलती हुई आ रही है। इसमें किसान का भी हित था और किसान के साथ में जो पशु रहते थे इनका भी उसमें हित होता था। और इसका तालमेल जो है, यह तालमेल प्रकृति के साथ में था, बारिश के साथ में था। यानी बारिश तो अपने हाथ की चीज़ नहीं है, कब कम होगी, कब ज़्यादा होगी, कब समय पर होगी, ये तो सब प्रकृति ने अपने हाथ में ही रखा है। तो जिस प्रकार की भी स्थिति निर्माण हो, उस प्रकार की स्थिति में अपने को कुछ ना कुछ वो मिले, कोई ना कोई उत्पादन निश्चित रूप से किसान को मिले, इस प्रकार की कृषि पद्धति हमारे देश में अपनाई गई थी। और उस प्रकार की खेती अपनाते हुए इस खेती को एक जो एक दिशा देने की बात थी, वो दिशा हमारे यहाँ दी गई। और इसका आधार अगर कोई होगा, हमारे यहाँ जो बात थी पहले, आज भी कहते हैं बहुत सारे कि हमारे देश में, हमारी देश की अर्थव्यवस्था जो है ये कृषि प्रधान इस प्रकार की है और बहुत सालों से यह कृषि प्रधान रही है। मगर ये हमारे अर्थव्यवस्था का पूरा वर्णन नहीं आता है। इसका जो आधार है अर्थव्यवस्था का, वो अर्थव्यवस्था का आधार ये जो हमारा चिंतन है, हमारी जो प्राकृतिक स्थितियां हैं, इन सबको ध्यान में लेते हुए उसको बड़े
चिंतन के साथ में विकसित किया गया था। और वो जो कृषि अर्थव्यवस्था थी या जो उस समय की अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था का पूरा वर्णन अगर करना है तो वो गौ कृषि वाणिज्यम इस प्रकार का था। गौ कृषि वाणिज्यम का अर्थ ये होता है, कृषि मध्य में है, मगर कृषि तभी स्वयं पूर्ण हो सकती है, कृषि में तभी आप बहुत अच्छे प्रकार से विकास कर सकते जब उसके साथ में गौ यानी पशुपालन जुड़ा होगा। तो हमारे देश में गौ का महत्व इसी कारण से रहा है, और हम सब लोग जानते हैं कि खेती में गौ का महत्व कितना है, गोवंश का महत्व कितना है। चाहे वो खेती को यानी ज़मीन को उर्वरा बनाने से लेकर तो किसानों का सब प्रकार के काम में सहायता करने तक। तो यह गोवंश या पशुपालन, उसके आधार पर खेती और खेती के आधारित वाणिज्य यानी विपणन, तो ये सब बातों का जब तीनों का मेल होता है तब उसमें से एक शाश्वत कृषि विकास की ही नहीं तो पूरे देश के विकास की, संपन्नता की नींव डाली जाती है। और भारत का इतिहास, हम भारत का आर्थिक इतिहास निकाल कर देखते हैं तो इसमें हमके प्रमाण बहुत सारे मिल जाते हैं। हमको जब कृषि के विकास के दृष्टि से विचार करना है तो मुझे लगता है कि हमको इस बात को आधार मानकर ही विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम आधार मानकर हमारा विचार करेंगे, हम इस बात को लेकर हमारी नीतियां बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हम जिस प्रकार का एक शाश्वत खेती का विकास चाहते हैं वह हम हासिल कर सकेंगे। भारतीय विचार परंपरा में गौ कृषि वाणिज्यम, इसको आधार लेकर हमको तय करना पड़ेगा। उसमें फिर प्रकृति के साथ में तालमेल बिठाकर जो बात मैंने पहले रखी है उसको लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। मगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में हमको इसका एक अलग प्रकार से ढालने की आवश्यकता रहेगी। आधार तो यही रहेगा, मगर इस आधार के साथ में ही हमको थोड़ा एक अलग प्रकार का विचार भी करना पड़ेगा। जिस प्रकार की स्थिति आज हमारे देश में बनी हुई है, जिस प्रकार की जनसंख्या है, कृषि पर निर्भरित जनसंख्या है, किसानों के पास में कम जमीन की बात है, रकबा कम है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको इसका एक आधार देना पड़ेगा। उसकी एक उस प्रकार की रणनीति बनाकर काम करना पड़ेगा। आज किसानों के सामने की जो समस्या है उसका विचार करते हुए हमसे उसको से रास्ता निकालना पड़ेगा, और जो हमारे प्लस पॉइंट है उन प्लस पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी नीति में, अपने कार्यक्रमों में बदल करने की आवश्यकता रहेगी। मगर मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इसका आधार हमारा यह गौ कृषि वाणिज्यम यही रहना चाहिए। इस गौ कृषि वाणिज्यम के आधार पर, उसको आधार मानकर हमको इस प्रकार की एक व्यवस्था देनी पड़ेगी कि जिसमें से किसान का भी भला हो और देश को भी सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति उसमें से हो जाए। हमको एक त्रिसूत्री के आधार पर इसमें काम करना पड़ेगा, जिसमें किसान आज के परिस्थिति में देखते हैं तो किसान यह पूरी तरह से बाजार व्यवस्था पर निर्भर हो चुका है। आज हम विचार करते हैं तो किसान के पास में अपना स्वयं का कुछ नहीं है। वह बीज से लेकर
मजदूरी तक बाजार पर निर्भर हो गया है। न उसके पास अपना स्वयं का बीज है, न खाद है, न कीटनाशक दवा है। और जब ये सब का उपयोग करते वो जो पैदावार करता है तो वो पैदावार बेचने के लिए भी उसको बाजार पर निर्भर होना पड़ता है, और इन सब के माध्यम से उसका बड़े प्रमाण में शोषण होता है। हम सब लोग उसको अच्छी तरह से जानते हैं, हम उसका रोज अनुभव भी करते हैं। तो इस बात को हमको जो हमारा आधार है उसके साथ में कैसे जोड़ सकते हैं, तो इसमें हमको किसान को स्वावलंबन के तरफ लेकर जाना पड़ेगा। किसान इन सब बातों में जो जिस प्रकार के इनपुट्स है उस प्रकार के सभी इनपुट्स में वह स्वावलंबन के तरफ बढ़े। हाँ, अभी इसमें एक बात हो सकती है कि किसान के पास में अगर रकबा कम हो गया है तो वो स्वावलंबन कैसे कर सकेगा। तो हमको 1 गांव, 5 गांव, 10 गांव के क्लस्टर बनाकर, समूह बनाकर उसके माध्यम से वहाँ के किसानों को एक स्वावलंबन के प्रक्रिया के साथ में खड़ा करने की आवश्यकता रहेगी। फिर उसमें सीड विलेज बन सकते हैं। फिर उसमें इस प्रकार की कुछ बातें आ सकती है कि जिसके माध्यम से किसानों को जो आवश्यकता लगने वाली है उन बातों को हम उसकी आवश्यकता पूरी करने की दृष्टि से हम उसकी सहायता कर सके, एक दूसरे की सहायता किसान वहां कर सके। इस प्रकार का एक स्वावलंबी किसान बनाने की दृष्टि से गांव के आधार पर कुछ गांवों का समूह बनाकर उसके माध्यम से किसान को स्वावलंबन के तरफ ले जाना पड़ेगा। उसका बाजार के ऊपर का परावलंबित्व कम करना पड़ेगा। इसके लिए फिर एफपीओ जैसी भी बात आती है, स्वयं सहायता समूह जैसी भी बात आती है, उसके माध्यम से इसका विचार करना पड़ेगा। ये जो स्वावलंबी किसान है वो किसके ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, और जब उसके पास में जो उत्पादन हो जाएगा उसकी सब आवश्यकता वो अपने स्वयं पूरी कर लेगा, तो वो जब बाजार में उसकी कीमत मिलेगी उसी समय उसको फिर बेच सकेगा। आज किसान को ये समझ में आता नहीं है, ऐसा नहीं है कि कब उसको भाव मिलेगा, मगर उसकी मजबूरी ऐसी हो जाती है कि उसको बेचना ही पड़ता है। जब वो स्वावलंबी हो जाएगा तो ये उसकी मजबूरी खत्म होगी। दूसरी बात हमको ये करने की आवश्यकता है इसमें कि उत्पादन कौन से लिए जाए। मेरे विचार में तो ये है, हमारा देश एक जैव विविधता से बड़ा संपन्न देश है। हमारे देश में 12,000 फीट के ऊपर भी खेती होती है, हिमाचल में जाएंगे तो, और केरल में जाएंगे तो समुद्र के नीचे 10 फीट पर भी चावल की खेती होती है। इतना विविधतापूर्ण रेगिस्तान से लेकर बर्फीले रेगिस्तान तक का हमारा जैव विविधतापूर्ण देश है। तो इन सब बातों का उपयोग हमको अपने इस उत्पादन के साथ में किसानों के विकास की दृष्टि से भी करने की आवश्यकता है। आजकल एक बात बहुत चलती है कि जो बाजार में बिकता है वही बेचो, पैदा करो। मेरा मानना ऐसा है कि हम किसानों को इस प्रकार की दिशा देने की आवश्यकता है, मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ जो पैदा होता है उसको हम पूरे दुनिया में बेचने की व्यवस्था बनाएं। आज दुनिया केवल उत्पादन के तरफ नहीं देख रही है, पोषण मूल्य के तरफ भी देख रही है। और अभी ये कोविड महामारी के बाद में इसके तरफ दुनिया मुझे लगता है कि और भी झुकेगी। तो ऐसे में हमारे देश की जो वैशिष्ट्यपूर्ण इस प्रकार की फसलें हैं उनका प्रचार प्रसार हम पूरे दुनिया में कैसे कर सकते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसके पोषण मूल्यों के बारे में हम किसानों के साथ में भी और पूरे दुनिया को भी कैसे प्रचारित कर सकते हैं, इसका विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार के उत्पाद लेने की भी हमको एक थोड़ी सी अलग प्रकार की रणनीति बनाकर चलना पड़ेगा। स्वावलंबन के साथ में इसका भी विचार करना चाहिए। दूसरी बात इसमें और एक है
इसका ही दूसरा जो कृषि के विकास की दृष्टि से करने वाली बात है, अभी हम देख रहे हैं इस महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान भी ध्यान में ये बहुत सारा आ रहा है हमारे भी, कि जो फल सब्जियां उत्पादन हो गई है वो किसानों को ऐसे ही बांट देनी पड़ी, जानवरों को खिलानी पड़ी या फेंक देनी पड़ी। अगर हमारे पास में है, इस पर कोई प्रक्रिया करने की व्यवस्था अच्छी होती तो इसको कुछ दिनों तक हम बचा के रख सकते थे। जब स्थिति सामान्य हो गई तो वो फिर से बाजार में आ सकता था। तो कृषि को रोजगार के साथ में जोड़ना पड़ेगा और यह रोजगार भी गांव में उपलब्ध होना चाहिए, गांव में ही रहना चाहिए। यानी स्वावलंबी किसान के पास में जो माल उत्पादन होगा उस माल को प्रक्रिया करने का काम हमको गांव में ही करना पड़ेगा। खेत पर ही उस प्रकार की प्रक्रिया कैसे हो सकती है, गांव में जी उसका प्रसंस्करण करते हुए उसकी लाइफ कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसका विचार करना पड़ेगा। और इस दृष्टि से हमको गांव में रोजगार भी उपलब्ध करने का एक अवसर उसमें से मिल सकता है। तो स्वावलंबी किसान हो गया, रोजगार युक्त ग्राम हो गया, इन दोनों का जब जोड़ बैठेगा तब हमारे गांव और किसान आबाद होंगे, संपन्न होंगे। और जब गांव आबाद संपन्न हो जाएंगे तो भारत देश संपन्न होने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हमको इस प्रकार से एक बात, ये जो हमारी पद्धति है, जो रीति नीति है, उसके आधार पर इसको सेट करना पड़ेगा। उसका आधार वही है, गौ कृषि वाणिज्यम का। भारतीय किसान संघ में अपने पूज्य के रूप में भगवान बलराम जी का चित्र रखा है, कृषि देवता भगवान बलराम। तो ये स्वावलंबन और संपन्न, ये दोनों जो बातें हैं वो उनके चित्र में से हमको दिखाई देती है। जब तक किसान इसका अवलंबन नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। भगवान बलराम जी के चित्र में एक तो हल है और दूसरा मुसल है। तो हल ये उत्पादन का प्रतीक है और मुसल ये जो प्रक्रिया का प्रतीक है। इन दोनों का भी उपयोग किसान को करते हुए स्वावलंबन के साथ में रोजगार युक्त ग्राम करते हुए आगे बढ़ने की हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक संपन्न गांव के तरफ बढ़ सकते हैं। हमको जिस प्रकार का कृषि का विकास अपेक्षित है उस प्रकार का कृषि का विकास इसमें से हो सकता है। अब ये करते समय जैसे मैंने शुरू में बताया थोड़ा सा कि हमको स्वयं सहायता समूह, एफपीओज, इसके साथ में आज की जो डिजिटल बातें हैं, इन सब का अच्छी तरह से उपयोग करने की आवश्यकता रहेगी। इनका भी इसके साथ में कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, मगर ये सब करते समय हमको ये जो हमारा मूल आधार है, जीवो जीवस्य जीवनम वसुधैव कुटुंबकम, हम सबको मिलकर साथ में लेते हुए चलने की बात है। नहीं तो फिर वही बात आ जाएगी। अभी बीच में मैंने पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी की बात करते समय कि जैसे सरसों में जीएम टेक्नोलॉजी का विषय आया था तो उसमें जो वीडीसाइड डालने के बाद में उसका असर मधुमक्खियों पर होगा और मधुमक्खियों का बहुत बड़े प्रमाण में नाश उसमें से होगा। तो मैंने एक पेपर में पढ़ा, रिसर्च पेपर में, कि कहीं विदेश में मधुमक्खियों का काम करने के लिए बहुत नैनो प्रकार के ड्रोनों की उत्पत्ति, निर्माण किया जा रहा है। और वह जो नैनो ड्रोन्स हैं, वह नैनो ड्रोन खेत में जाकर इस प्रकार का पॉलिनेशन का काम करेंगे। अब ये जो पद्धति है, ये पद्धति तो मुझे लगता है कि आज के आधुनिक विज्ञान का ये एक प्रकार का दुरुपयोग जैसा है। टेक्नोलॉजी की दृष्टि से ठीक है, मगर इसका पर्यावरण का परिणाम क्या होगा, इसका किसानों के आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, इसका सामाजिक असर क्या पड़ेगा, इसका कोई विचार जो टेक्नोलॉजी विकसित करने वाले हैं उन्होंने शायद नहीं किया हो। मगर हम सब लोगों को इसका विचार करना पड़ेगा। हमको उसी प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लेना चाहिए। टेक्नोलॉजी तो बहुत प्रकार की आती है,
मगर किसका उपयोग करना है और वो करते समय उसका आधार क्या रहना चाहिए, इसको हम तो देखना पड़ेगा। हमको इस प्रकार के सभी टेक्नोलॉजी का जो पर्यावरण पूरक है, जो किसान हितैषी है, जो सामाजिक ताने बाने को भी अक्षुण्ण रखेगी बल्कि उसको और मजबूत करेगी, और हमारा जो उद्देश्य है कि अन्नम बहु कुर्वित, यह करने की दृष्टि से भी हम उसमें सफल हो सकेंगे। इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमको इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर इस प्रकार से इन बातों को आधार मानते हुए हम अगर आगे बढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आज कृषि की जो दिशा है उसको परिवर्तन करते हुए एक शाश्वत कृषि विकास के तरफ हम बढ़ सकते हैं। और यही कृषि की अवधारणा को लेकर हमको चलने की आवश्यकता है, नहीं तो उसमें से ये सारे प्रकार के जो संकट आज हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं वो और भी गहरे होते जाएंगे। किंतु आज ये जो महामारी आई है, ये महामारी वास्तविक रूप में बहुत भीषण है और इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर होने वाला है। उसके कारण बहुत लोगों की आजीविका भी जाने की आशंका व्यक्त हो रही है। सब अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आने के लिए और कुछ साल लगेंगे, ये बात भी आ रही है। मगर ये आपत्ति हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के भी जा रही है कि हमारी सही में आवश्यकताएं कितनी हैं। मनुष्यों को अपना जीवन सुखपूर्वक जीने के लिए कितनी आवश्यकता है, इसका एक वस्तु पाठ एक तरह से हमको इससे मिल रहा है। मैं अभी एक दिन बीच में अभी 10-12 दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र राज्य का नक्शा आया था। अभी तो रेड जोन कुछ बड़े हैं, कम हुए हैं, मगर शुरू में जो रेड जोन का और नक्शा आया था, वो जब नक्शा मैंने देखा, पूरे देश भर का ही उसमें था, तो रेड जोन वही थे जहां तथाकथित औद्योगिक विकास हुआ है, आर्थिक राजधानी करके जिसका उल्लेख किया जाता है, ऐसे क्षेत्र हैं, ये सब रेड जोन में है। और ग्रीन जोन वो है कि जहां आज भी प्रकृति के साथ में तालमेल बिठाकर वहां की व्यवस्था काम कर रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। तो आज इस संदर्भ में ये ध्यान में आता है कि इस महामारी में कृषि का कार्य तो चल ही रहा है और कृषि ही इसकी आवश्यकता रहने वाली है, मगर वह कृषि हमको करने की आवश्यकता है कि जो एक मैकेनाइजेशन के तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, जो एक यांत्रिकीकरण के तरफ बढ़ रही है, इसकी जगह पर हमको गौ कृषि वाणिज्यम का आधार लेकर उसको आधार मानते हुए हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर इस संकट के दौरान हम सब लोग इस प्रकार का विचार करते हुए, सोचते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको एक नई दिशा भी केवल हमारे लिए नहीं तो पूरे विश्व के लिए देने की भी इसमें संभावना है। और यह जो हमारा भारतीय चिंतन है, इस भारतीय चिंतन के आधार पर ही अगर हम कृषि के विकास को अपनाते हैं, कृषि के विकास को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें गौ कृषि वाणिज्यम के आधार पर स्वावलंबी किसान, रोजगार युक्त ग्राम और संपन्न भारत निर्माण करने का पथ और भी प्रशस्त होगा। आप सब लोगों ने मेरे इस विचारों को धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना निवेदन यहाँ पूरा करता हूँ। भारत माता की जय।